So, welcome back to our channel. This is Rishi Adam, and in today's video, we are going to cover the chapter 5th of class 6th NCERT, which is Kingdoms, King and Early Republic. So, इससे पहले हमने चैप्टर 4 को कवर कर लिया था और उससे पहले भी 3 चैप्टर को कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को बैकग्राउंड की नॉलेज होगी ताकि उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बैकग्राउंड में हमने पुराने जो चैप्टर्स हैं उनमें देखा था, हड़प्पा के हमने प्लांट सिटीज़ और ट्रेड नेटवर्क की बात की थी, जो कि हमको मेसोपोटामिया के साथ देखने को मिलते थे। उसका ग्रेजुअल डिक्लाइन हमको 1900 से लेकर 1500 बीसी तक देखने को मिलता है और वहाँ पे फिर हमको न्यू सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि गंगा वैली में जाके बसने लगते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी करते हैं तो उसका मोटिव ये होता है, इससे हमारा जो एसएससी सीजीएल है और यूपीएससी जैसे जो बड़े पेपर्स होते हैं उनका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि विदाउट बेस आप किसी चीज का कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, तभी आप उन चैप्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सीधा एडवांस लेक्चर पे जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हम लोग क्लास 6 से एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। एग्रीकल्चर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था क्योंकि आयरन फ्लो की डिस्कवरी हो गई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन फ्लो की डिस्कवरी कब हुई थी तो आप इजी बता देंगे कि 1000 बीसी में हुई थी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि राइस कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए मुझको। ठीक है, वैसे इसको मैं कम से कम 50 बार पूछ चुका हूँ आपसे पिछले 4 चैप्टर्स में, तो तब भी आप कमेंट करके बताइए। तो जो सोसाइटी थी और जो सोशल लाइफ थी वो शिफ्ट हो जाती है वर्णों की तरफ, और वर्ण में भी हमको बेसिकली 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। अब वो क्या है, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी मूव्ड फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल टू लैंड एंड आर्मी कंट्रोल। जो भी आप देखेंगे, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी पहले जो कि ट्रेड कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि बेसिकली ट्रेड क्या चल रहा है आपका इधर से उधर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते थे उस टाइम पे। अब उन लोग का जो मेन फोकस हो गया था वो हो गया था आर्मी कंट्रोल और लैंड कंट्रोल वाले इलाके पे, है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी इसको हम पहले डिस्कस कर चुके थे, बट आज भी हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक एज को, तो इसको भी हम लोग जरा पढ़ेंगे। ओके प्लीज देखो, पहले के जो लोग थे वो नेचर की पूजा किया करते थे और फिगरीज मतलब गॉड वगैरह बनाया करते थे। फिगरीज मतलब होता है मूर्तियों की, है ना, काइंड ऑफ, और मूर्तियों को पूजा करते थे और साथ में नेचर को पूजा करते थे। अब वो लोग शिफ्ट हो गए ब्राह्मण रिचुअल्स, मतलब अब जो रिचुअल्स होते हैं, जो मतलब परंपराएं होती है, परंपराएं मतलब ये समझ लो कि यज्ञ वगैरह जो कराते थे उन पे ये लोग शिफ्ट हो गए। अब ये लोग नेचर की पूजा नहीं कर रहे, अब ये लोग यज्ञ पे शिफ्ट हो गए। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो अर्बन हड़प्पन कल्चर से ही हमको यहाँ पे रूरल किंगडम्स और विलेजेस की स्टार्टिंग देखने को मिलने लगी थी, जब वो लोग ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगे थे गंगा प्लेन्स की तरफ। अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो जो शिफ्ट हुए थे वो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और साउथ की तरफ जाने लगे थे, जब बेसिकली हड़प्पा डिक्लाइन हो रहा था, तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं से हमको जनपद देखने को मिलते हैं, महाजनपद देखने को मिलते हैं और बाद में जाके रिपब्लिक्स भी देखने को मिलते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको डीप में डिस्कस करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो बैकग्राउंड इतना ही था। अब हम लोग की टर्म्स की बात कर लेते हैं। की टर्म्स बहुत जरूरी होता है समझना, क्योंकि अगर आप की टर्म्स समझ लेंगे तो आपको चैप्टर में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वो राजा क्या होता था, राजा बेसिकली किंग और रूलर होता था जिसकी एक टेरिटरी होती थी, ऑफन लेजिटिमेटेड थ्रू रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा। जैसे अश्वमेध का एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ से ये लोग राजा बना करते थे। ठीक है, और इनके पास अब खुद की टेरिटरी होती थी। अब ये वो वाले राजा नहीं है जिनकी हम लोग पहले बात करते थे, जो मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता था। अब इनके पास कुछ चीजें हैं। अब ये आगे जाके आर्मी भी कंट्रोल्स करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे भी हमको ध्यान देना है। अश्वमेध यज्ञ बेसिकली एक हॉर्स सैक्रिफाइस रिचुअल होता है जिसमें हम लोग घोड़े का बलिदान देते हैं। पर बलिदान कैसे देते हैं उसके बारे में भी हम जब डीप पे पढ़ेंगे। बेसिकली अश्वमेध यज्ञ को हम लोग को काफी डीप पे पढ़ना है, तो बस ये जान लीजिए कि जब घोड़े का बलिदान देते हैं किसी यज्ञ में, उसको हम लोग अश्वमेधा। तो जो जनपद होते हैं वो पुराने एक टेरिटरी होती थी। बेसिकली एक मैंने बोल दिया कि इधर से लेके इधर तक का जो इलाका है वो एक जनपद हो गया। जनपद बेसिकली ये समझ लीजिए कि आज का डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमको 1100 से लेके 600 बीसी के टाइम पे जनपद देखने को मिला करते थे। वेयर ट्राइब्स जना सेटल्ड। ट्राइब मतलब होता है जहाँ पे कुछ कबीले, कुछ लोग आके बस गए, उसको बोलते हैं। जना बेसिकली पीपल्स को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं जन, अगर आप जानते होंगे और आपको इसके बारे में आइडिया भी होगा। महाजनपद की बात करें तो एज कंपेयर टू जनपद, महाजनपद काफी बड़े हुआ करते थे, ऑर्गेनाइज्ड किंगडम हुआ करते थे, और ये हमको 600 बीसी से देखने को मिले विद फोर्ट्स, कैपिटल्स, आर्मीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे जो है ना, वो हमको यहाँ पे टैक्सेस भी देखने को मिलते हैं, आर्मीज भी देखने को मिलती है, कैपिटल्स भी देखने को मिलते हैं, फोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं और फोर्टिफिकेशंस भी देखने को मिलती है। क्या होती है इन सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को भी हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, महाजनपद ये समझ लीजिए कि जनपद से जो बड़े होते थे उनको हम लोग महाजनपद बोलते थे।
पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी क्या होती है? स्पेशल पॉटरी फाउंड इन जनपद साइट शोइंग कल्चर डेवलपमेंट, कि उस टाइम का कल्चर कैसा चलता था वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरीज में। मतलब एक ग्रे टाइप की पॉटरी होती थी और वहां पे एकदम थोड़ा डिजाइन बना दिया करते थे ग्रामेटिकल पैटर्न से, तो उसकी ये लोग बात कर रहे हैं। टैक्सेस क्या होते थे? टैक्सेस मतलब होता है कि एक भाग, एक हिस्सा आपसे लिया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। और ये क्यों लिया जाता था ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कई लोग क्रॉस पे देते थे, कई लोग कैटल्स पे, क्राउड पे, ट्रेड पे, और जो हंटर और गैदरर्स थे उनको भी देना पड़ता था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे मगध की, जो कि मोस्ट पावरफुल महाजनपद बाद में जाके निकला ईस्टर्न इंडिया से। इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। पहले ये जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, बाद में जाके ये जो कैपिटल बनी वो पाटलिपुत्र बनी, जो कि आज के प्रेजेंट डे बिहार पटना पे है। तो बिंबिसार की बात करें तो ये अर्ली रूलर थे मगध के। इन्होंने अपनी पावर एक्सपेंड करी मैरिज अलायंस से लेके और कंक्वेस्ट से लेके। कंक्वेस्ट मतलब होता है जीतना, मैरिज अलायंस मतलब ये होता है कि आप किसी से शादी कर लेते हैं ताकि आपको सामने वाले से खतरा ना रहे। और ये जो परंपरा है हमको काफी ज्यादा देखने को मिलती है बाद में आगे जाके भी, और हमको ये मुगल्स में भी देखने को मिलती है। लाइक अकबर के टाइम पे अगर आपको याद हो तो अजात शत्रु की बात करें तो अजात शत्रु हैं वो बिंबिसार के बेटे हैं। इन्होंने मगध को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया, मतलब ताकत मगध के अंदर इनकी वजह से भी है क्योंकि इन्होंने भी काफी अच्छा रूल किया। और ये बज्जी से लड़े। बज्जी मतलब बज्जी के साथ इन्होंने युद्ध किया। बज्जी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली संघ समझ लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हमको कुछ महान लोग देखने को मिलते हैं। बज्जी क्या है? बज्जी एक फेमस रिपब्लिकन स्टेट है, मतलब ये एक रिपब्लिक स्टेट है जहाँ पे हमको गना संघ वाले चीजें देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे कलेक्टिव रूल हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई एक राजा रूल नहीं करता है। ठीक है, और ये थोड़ा अलग चीज है, इस वजह से इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि गना संघ क्या होता है, तो रिपब्लिक्स वेयर डिसीजंस वर मेड बाय असेंबलीज इंस्टेड ऑफ किंग, कि जहां पे जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो किंग की जगह बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल ले रहा है कि बहुत सारे लोग आके एक जगह पे बैठ गए, अब वो देख रहे हैं कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज गलत है। मतलब आज के मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर समझ लीजिए, उन चीजों की बात हो रही थी उस टाइम पे। तो ये जो बज्जी है ना, इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, और समिति क्या होती है? समिति और संघ बेसिकली वही होते हैं, जनरल असेंबली ऑफ पीपल इन अर्ली किंगडम्स, के जो स्टार्टिंग में जो किंगडम्स आए उनके टाइम पे जो बेसिकली जनरल असेंबलीज हुआ करती थी उनको हम लोग समिति बोलते हैं। ठीक है, कुछ और भी की टर्म्स बचे हुए हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सभा क्या होती है? सभा और समिति, जैसा कि मैं आपको बताया था, काउंसिल ऑफ एल्डर्स एडवाइसिंग द किंग। जो भी एल्डर्स होते थे, जो मतलब बड़े बुजुर्ग होते थे जिनके पास थोड़ा नॉलेज होती थी युद्ध से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, वो जो कि किंग को एडवाइस किया करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? सभा बोलते थे, सभा बोलते थे। तो अब जरा आप कमेंट करके बताइए कि सभा और समिति में डिफरेंस क्या होता है। वर्ण सिस्टम क्या होता है? वर्ण सिस्टम बेसिकली ये होता है जहां पे हमको सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड देखने को मिलती है बाद में जाके। पहले जो सोसाइटी थी वो बेसिकली डिवाइड जो थी वो इसलिए डिवाइड थी आपके काम के अकॉर्डिंग। बाद में जाके जो सोसाइटी थी वो बर्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है। बट हमको ये नहीं जानना है, हमको बस ये जानना है कि यहाँ पे हमको 4 जगह से देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, फोर्टिफिकेशन की बात करें तो बिल्डिंग्स फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट। तो देखो फोर्ट्स बनाए जाते थे। फोर्ट्स मतलब होते हैं बड़े बड़े, आप महल समझ लीजिए, बड़ी बड़ी दीवारें समझ लीजिए, बड़े बड़े किले समझ लीजिए, उनको बनाया जाता था टू प्रोटेक्ट महाजनपद कैपिटल फ्रॉम इन्वेजन। इन्वेजन मतलब होता है जब कोई बाहर से आके अटैक कर दे, कि बाहर से कोई अटैक न कर पाए, उसके लिए बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए जाते थे महाजनपद के चारों तरफ, ताकि ये लोग प्रोटेक्टेड रहें, प्रोटेक्टेड फील करें। इसी को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। कैपिटल सिटी की बात करें, कैपिटल सिटी बेसिकली वो होती थी जहां पे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। मतलब कि सारी की सारी जो चीजें हैं जहां से हम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब है कि आप पे राज करेंगे, आप पे नीतियां बनाएंगे, आप पे कानून चलाएंगे, ये सारी चीजें हमको कैपिटल सिटी में देखने को मिलती थी। जैसे राजगिरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया। ठीक है, ये बेसिकली कैपिटल सिटीज हैं। यज्ञ, जिसको हम लोग यज्ञ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे रिचुअल सैक्रिफाइस देखने को मिलते थे जो कि किंग्स करते थे टू गेन रिलीजियस लेजिटिमेसी। मतलब ये है कि हमको बेसिकली चीजें देखने को मिले और हमको बेसिकली बहुत ज्यादा गेन हो अपने राजपाट में, अपने राज श्रृंगार में, और लोग हमको बहुत बड़ा राजा माने। तो उसके लिए सारे यज्ञ हमको देखने को मिलते हैं, है ना। जो अश्वमेघ यज्ञ होता था कि जो भी कर लेता था तो वो महासम्राट हो जाता था, चक्रवर्ती राजा हो जाया करता था। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी अभी। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आयरन फ्लो तो बेसिकली यूज होने ही लगा था, और राइस कल्टीवेशन भी हमको गंगा प्लेन्स में देखने को मिलने लगा था। ठीक है, इससे पहले जो राइस कल्टीवेशन जहां देखने को मिला था, उम्मीद है कि आपने कमेंट कर दिया होगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करें
अच्छा वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिपब्लिक की बात करें तो स्टेट रूल्ड बाय कलेक्टिव असेंबलीज इंस्टेड ऑफ हेरिडेटरी मोनार्की, कि जो स्टेट है उसको कलेक्टिव असेंबलीज मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, जो लोगों ने चुने हुए हैं, वही लोग हैं जो कि स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, ना कि मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है कोई किंग या क्वीन हो, तो कोई किंग और क्वीन बेसिकली अब इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहा है अब। ठीक है, तो उनको आप रिपब्लिक समझ लीजिए। अच्छी कन्फेडरेसी देखने को मिलती है, वैशाली इसकी कैपिटल थी। तो रिपब्लिक बेसिकली ये होता है कि जहां पे जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास हो, जो कि लोगों ने चुने हुए हैं, या फिर कोई नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हो या फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो, ना कि कोई मोनार्क हो। मोनार्क मतलब यहाँ पे कोई किंग और क्वीन ना हो, बल्कि कोई भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हो या फिर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ना कि ये कि कोई किंग और क्वीन यहाँ पे राज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टाइमलाइन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखो सिरका बेसिकली मतलब होता है जब हमको कोई डेट एकदम एग्जैक्ट पता ना हो तो हम लोग सिरका का यूज करते हैं, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। आपने कई जगह देखा भी होगा इसको, बट उम्मीद है आप इसका मतलब समझ गए होंगे। वैसे अगर आपको पहले से पता तो बहुत अच्छी बात है। 1100 से लेके 600 बीसी तक का जो हम टाइम देखते हैं, वहां पे हमको जनपद का राइज देखने को मिलता है कि जनपद बनने लगे थे। मैं जनपद की बात कर रहा हूँ, महाजनपद की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा याद रखिए। 800 से लेके 800 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमको अश्वमेघ जैसे यज्ञ भी देखने को मिलने लगे थे। देव लोग क्या करते थे ताकि वो थोड़े पावरफुल हो जाएं। 600 बीसी में हमको महाजनपद का इमरजेंस देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, और उसमें भी बाद में जाके मगध है जो कि सबसे पावरफुल देखने को मिलता है। ठीक है, 600 बीसी में ही हमको राइज ऑफ रिपब्लिकन स्टेट लाइक गण संघ जैसे वाजी जो वज्जी है, वो जो कि गणा संघ पे चला करता था, गण या संघ पे चला करता था, वो भी हमको देखने को मिलता है। रिपब्लिकन स्टेट जिसकी जो टाइमलाइन है वो 600 बीसी, इसको भी याद रखिएगा। 600 से 500 बीसी के बीच में हमको मगध जो कि मोस्ट पावरफुल महाजनपद था उस टाइम को वो देखने को मिलता है, जो कि किसके अंडर में बना था? बिंबिसार और अजातशत्रु के अंडर में ये जो मगध है सबसे पावरफुल बना था। टाइम पीरियड क्या है? 600 से लेकर 500 बीसी के बीच में। बाद में जाके जो पाटलिपुत्र है वो एक मेजर कैपिटल बना, और यहीं से जाके हमको मौर्यन एम्पायर का स्टार्टिंग और फाउंडेशन देखने को मिलती है। तो अब आपको सारे टाइमलाइन और सारे इंपॉर्टेंट कीटम्स याद हो चुके हैं या फिर आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो हम लोग बात करें लेटर वैदिक एज इंट्रोडक्शन की, कि देखो पहले जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हम लोग बेसिकली जो फोकस किया था अर्ली वैदिक एज पे किया था, बट हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो लेटर वैदिक एज पे फोकस करने वाले हैं। तो इसमें भी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बट स्टिल हमको देखनी पड़ती हैं। तो टाइमलाइन आप देख लेते हैं। टाइमलाइन जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी है, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड है, आफ्टर द ऋग्वैदिक पीरियड। जो पहला जो अर्ली वैदिक एज होता था उसको हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड बोलते थे, और ये ऋग्वैदिक पीरियड के बाद है, मतलब ये लेटर वैदिक एज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड के बाद का जो समय था उसको हम लोग क्या बोलते थे? लेटर वैदिक एज बोलते थे। बस पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमको किंग्स राजाज बिकेम स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे राजा देखने को मिले क्योंकि अब ये राज करने लगे थे। अब ये वो वाले राजा नहीं है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। हमको यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ देखने को मिलते हैं जो कि सुपरमेसी दिखाते हैं कि भैया हम तो बड़े लोग हैं, हम तो ये यज्ञ कराते हैं और हमारे पास है अंधा पैसा। सीधी बात है, समझ जाओ, यही चीजें थी। ठीक है, जनपद जो कि स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे इमर्ज, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। ये बाद में जाके महाजनपद बन जाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग लेटर वैदिक एज की बात कर रहे हैं, इसको मतलब माइंड में रखिएगा। सोसाइटी की बात करें तो 4 वर्णों में सोसाइटी डिवाइड होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका क्या काम था क्या काम नहीं था इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी भी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे जब हम बर्थ ऑफ वन सिस्टम की बात करेंगे। ओके, सोशल ऑर्डर बिकेम मोर रिजिड। जो सोशल ऑर्डर था वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया, कि रिजिड मतलब ये है कि अब इसको चेंज नहीं करा जा सकता। पहले तो आप जो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको माना जाएगा, बट अब ये हो गया कि जो जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। तो रिजिड हो गया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते थे। अगर अर्ली वैदिक टाइम की बात करें तो उससे अलग है ये, है ना, काफी रिजिड हो गया उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड इन द गंगा वैली विद आयरन फ्लो एंड राइस कल्टिवेशन। तो सेम चीज वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, तो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हमको क्रॉप्स पे, कैटल्स पे, क्राफ्ट पे टैक्स देखने को मिला, और ये काफी कॉमन हो गया। क्रॉप्स मतलब होते हैं फसलों पे, कैटल मतलब होते हैं भेड़ बकरियों पे, और क्राफ्ट मतलब होते हैं जो भी आप कलाकारी करते हो उन सारी चीजों पे भी हमको टैक्स देखने को मिलता है। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। रिलीजन की अगर बात करें तो लोग यज्ञ पे ज्यादा बेसिकली अब ट्रस्ट करने लगे थे, ना कि नेचर वर्शिप और मूर्ति पूजा से ज्यादा जो लोग बिलीव कर रहे थे वो यज्ञों पे बिलीव करने लगे थे। अश्वमेधा बिकम अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर। अगर आपके पास पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर है तो आप अश्वमेधा जैसे यज्ञ को परफॉर्म किया करते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, और वहां पे बेसिकली भपका दिखाने के लिए कई लोग किया करते थे। असेंबलीज में अर्ली वैदिक सभा
और समिति का जो इम्पोर्टेंस था वो बेसिकली खत्म हुआ देखने को मिला हमको। और जो किंग है, किंग डिपेंड मोर ऑन प्रीस्ट एंड वॉरियर्स। जो किंग कभी सभा और समिति में मतलब यकीन करा करते थे, अब वो लोग हैं वो बेसिकली प्रीस्ट मतलब जो ब्राह्मण्स है उन पे, और वॉरियर्स मतलब जो क्षत्रिय क्लास है, क्षत्रिय क्लास है, उस पर डिपेंड हुआ करते थे कि हमारे पास तो योद्धा है और हमारे पास ज्ञान देने के लिए प्रीस्ट हैं, तो ये दोनों अगर हमारे पास है तो हमको क्या ही चाहिए। ऐसा मतलब वहाँ के जो किंग्स हैं और असेंबलीज में हमको देखने को मिलता था और वो लोग ये माना करते थे। रिपब्लिक्स की बात करें तो अलॉन्ग विद किंगडम सम ट्राइब्स फाउंड रिपब्लिक्स, जैसे कि हमको घना संघ देखने को मिलता है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, वज्जी कन्फेडरेसी में, और ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ की, जिसके बारे में मैं तीर से बोल रहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा वो अश्वमेध यज्ञ। अश्व मतलब हॉर्स होता है, मेधा मतलब सैक्रिफाइस होता है। तो अश्वमेध यज्ञ जब हुआ करता था तो लोगों में ऐसा था कि अश्वमेध यज्ञ से आप बहुत ज्यादा चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बेसिकली एक घोड़ा आपने लिया, उस घोड़े को आपने 1 साल के लिए छोड़ दिया, उसके साथ कुछ लोग छोड़ दिए, मतलब 8 से 10 आपके सिपाही हो गए उनके साथ, और बीच में आपका बढ़िया घोड़ा चल रहा है, दौड़ रहा है, जहां जहां से घोड़ा गुजरेगा वो राज्य आपका हो जाएगा, अगर उस राज्य के व्यक्ति ने आपके घोड़े को नहीं रोका। बट अगर उस राज्य का व्यक्ति आपके घोड़े को रोक लेता है तो उस राज्य के व्यक्ति को, उस राजा को आपसे फाइट करनी पड़ती है, और अगर वो नहीं रोकता है तो वो राजा आपके सामने, आपकी जो मतलब ताकत है उसके सामने झुक जाता है और खुद को मानता है कि आप बड़े हैं और हम छोटे हैं। ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो जिसने राजा को, मतलब राजा के घोड़े को जाने दिया, उसने तो मान लिया कि भैया आप सुप्रीम है, पर जिसने घोड़े को पकड़ लिया, घोड़े को रोक लिया, उनके साथ बैटल्स हुआ करते थे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े राजा करते थे वो मजे मजे के लिए अपने घोड़े छोड़ दिया करते थे, ठीक है, ताकि वो और जगह अपने आप को चक्रवर्ती बना पाए। ठीक है, तो देखना वही सारी चीजें लिखी हैं कि पॉलिटिकल सुपरमेसी दिखाने के लिए टेरिटरी में एक्सपेंड, देखो टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए लोग ये चीज किया करते थे। और देखो जब ये रिचुअल हो जाया करता था तो जब 1 साल बाद जब ये घोड़ा लौट आएगा तो उसके बाद इसको आग में भस्म कर देंगे, बेसिकली इसकी बलिदान दे देंगे। और उस टाइम पे काफी भी दान चढ़ावा भी हुआ करता था, तो वो सारी भी चीजें करते थे। तो उस रिचुअल में हमको इनके सन, बच्चे, बीवी, पड़ोसी अड़ोसी, ये मतलब पड़ोसी नहीं, इंपॉर्टेंट लोग देखने को मिला करते थे, जैसे बच्चे देखने को मिले, वाइफ देखने को मिली, फैमिली देखने को मिली, प्रीस्ट देखने को मिले, कैरिएटर देखने को मिला, कॉमन राजास देखने को मिले। अगर आप पूछेंगे कैरिएटर कौन होते थे, कैरिएटर बेसिकली मतलब ये समझ लीजिए जो राजा के घोड़े चलाया करते थे, जो आगे बैठा करते थे, उनकी बात कर रहे हैं। अब इन लोगों ने राजा को लड़ते हुए देखा है तो ये कहेंगे यार हमारे राजा जो थे बाहुबली में एक साथ 3 तीर चलाते थे, इन्होंने 4 तीर चला के सामने वाले राजा को धराशायी कर दिया। तो ये राजा के गुणगान गाया करते थे और बेसिकली बताया करते थे कि राजा ने कितने बहादुरी से बेसिकली ये युद्ध लड़ा और जीत कर आए हैं। कॉमन राजास की बात करें तो जो कॉमन राजास थे, जिन से ये लोग जीत के आए हैं, फिर जो आसपास के राजा थे उनको बुलाया जाता था, जिन से जीत के आए उनको भी बुलाया जाता था। और वो बेसिकली देखते थे कि जो सम्राट हैं, जो कि मतलब सम्राट बनने वाले हैं, वो इन चीजों को समझा करते थे कि अच्छा ये यज्ञ करा रहे हैं, और इनको भी थोड़ा मोड़ा मतलब पैसा लाना पड़ता था, बेसिकली दान लाना पड़ता था। कॉमन पीपल जितने भी लोग थे, कॉमन लोग थे, वो क्या करते थे, गिफ्ट लाया करते थे। ठीक है, वैश्यास वर एक्सक्लूडेड, वैश्यास इसमें नहीं आ सकते थे। दूसरे राजा यहाँ पे आया करते थे, मेन राजा था उसको एक स्पेशल सीट मतलब मिलती थी। स्पेशल सीट में कभी कभी टाइगर की जो स्किन है ना, उस पर भी ये लोग बैठा करते थे, दिखाने के लिए कि हाँ ये जो राजा है ये स्पेशल है, मतलब जो यज्ञ करा रहे हैं। प्रोसेस स्टेप्स ऑफ द रिचुअल कि मतलब पहले एक सफेद घोड़ा चुना जाएगा या फिर कोई मार्क्ड घोड़ा जिसपे कोई निशान हो, उसको फ्रीली वंडर किया जाएगा 1 साल के लिए, वही चीज है। अगर किसी ने रोक लिया तो लड़ाई होगी, और अगर नहीं रोका तो वो किंग के सामने हार मानता है, और 1 साल बाद घोड़ा लौट आएगा कैपिटल पे, घोड़े को सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स होगा, गोल्ड, लैंड, कैटल वर गिफ्टेड टू प्रीस्ट, ये सारा का सारा ब्राह्मण्स को दे दिया जाएगा। किंग लेजिटिमेसी की अगर बात करें तो किंग डिक्लेयर्ड है चक्रवर्ती राजा, और किंग को चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया जाएगा, मतलब यूनिवर्सल रूलर, आपसे बड़ा सर कोई है ही नहीं सर। आपके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए अगर आपने अश्वमेध यज्ञ करा दिया, तो ये समझ लो। रिलीजियस एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो कंडक्ट बाय ब्राह्मण्स, बेसिकली ब्राह्मण्स इसको किया करते थे, और वैदिक हाइम्स पढ़ा करते थे। वैदिक हाइम्स मतलब पोएम समझ लीजिए, उस टाइम पे पोएम्स हुआ करती थी, उनको हम लोग हाइम्स बोलते थे, जो कि हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ठीक है, इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कंसिडर्ड स्किल्ड मतलब होता है रिलीजियस काइंड ऑफ, तो इनको थोड़ा मतलब पवित्र मानना चाहता था। बिलीव्ड टू प्लीज गॉड्स एंड इंश्योर प्रोस्पेरिटी,
तो मतलब भगवान को मनाने के लिए और प्रॉस्पेरिटी मतलब उनकी दयावान हम पे बरसी रहे उसके लिए ये यज्ञ देखने को मिलते थे। तो जो क्वीन होती थी उसका सिंबॉलिक रोल हमको ये देखने को मिलता है कि वो मतलब लेट जाया करती थी या काइंड ऑफ बैठ जाया करती थी हॉर्स के बगल से, और वहां पे बेसिकली रिचुअल ऑफ फर्टिलिटी हमको देखने को मिलता था। मतलब बेसिकली ये देखने को मिलता था वो जब उसके बगल में बैठेगी जो कि घोड़ा सेक्रीफाइस होने वाला है, तो इसका मतलब ये माना जाता था कि अब हम पे भगवान की कृपा बनी रहेगी। ठीक है, बस ये समझ लीजिए। पॉलिटिकल सिग्नि और वैसे इस पॉइंट के बारे में थोड़ा मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि इसका मतलब क्या है। ये जो पॉइंट देख रहे हो पूरा, इसको जरा कमेंट करके बताइएगा। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे प्रूव्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज, और ये जो भी टेरिटरीज को जीते थे वहां पे अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया करते थे। और अगर घोड़ा अनचैलेंज, मतलब अगर घोड़े पे किसी ने नहीं बोला कि अब आपका घोड़ा हमारे यहाँ से कैसे निकल रहा, अगर किसी ने ऐसा नहीं बोला तो फिर वहां का सिस्टम हमारा हो गया। वहां पे जितने लोग थे, जितना पैसा था, सारा का सारा हमारे अंडर आ जाएगा। ये सारी चीजें क्योंकि आपने तो हार मान ली ना। एस्टैब्लिश्ड किंग सुपरमेसी अमंग राइवल्स रूलर्स, कि जो भी उनके राइवल मतलब जो भी उनके दुश्मन हुआ करते थे, तो उनके अगेंस्ट में या फिर उनके खिलाफ भी अब हम लोग रूल कर मतलब हम लोग रूल कर सकते हैं उनके, मतलब वो लोग सारे के सारे हमारे अंडर रहेंगे और हम लोग बढ़िया रूल करेंगे अगर आपने यज्ञ को होने दिया। ठीक है। इंक्रीज द किंग प्रेस्टीज एज सम्राट और सुप्रीम रूलर, कि प्रेस्टीज मतलब उनकी तारीफें या फिर समझो उनका जो सम्मान है वो बढ़ जाया करता था, उनको सम्राट बोलने लगते थे लोग और सुप्रीम रूलर भी माना करते थे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ह्यूज एक्सपेंस, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हुआ करता था। वेल्दी एंड पावरफुल किंग्स कुड अफोर्ड इट। ये नहीं कि किसी एक राजा ने सोचा कि अपना घोड़ा छोड़ देंगे, तो अगर आप अपना घोड़ा छोड़ेंगे तो कोई घोड़ा ही मार देगा। आप भूल जाओ कि आप बाद में जाकर सेक्रीफाइस करोगे घोड़ा, क्योंकि आप छोटे लोग हो। इस बात को समझो, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि 8-10 लोग मतलब उस घोड़े के चारों तरफ घूमे, है ना। तो वो उसकी प्रोटेक्शन की भी तो बात हुआ करती थी। तो इसको सब जो एकदम अमीर आदमी है ना जी, वही अफोर्ड कर पाएगा। ये सुना होगा आपने मीम कि चीज बढ़िया है बट एकदम जो अमीर आदमी होगा वही अफोर्ड कर पाएगा। जब यज्ञ हुआ करते थे तो यहाँ से हमको बहुत सारा टैक्स भी देखने को मिला करता था, क्योंकि सबसे तो ये लोग सीधा बोल दिया करते थे कि आपको गिफ्ट्स लाने हैं, आपको भी गिफ्ट्स लाने हैं और आपको भी गिफ्ट्स ही लाने हैं, है ना। ठीक है। और ये जो गिफ्ट्स है बाद में जाके प्रीस्ट को दे दिया करते थे, और यहाँ से हमको ब्राह्मण्स पावर भी इंक्रीज देखने को मिलती है। जैसे गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, कैटल हो गया। गोल्ड, लैंड, कैटल तीनों का मतलब समझ पा रहे हो। कैटल मतलब ये समझ लीजिए कि भेड़ बकरी, गाय वगैरह, है ना, वो भी दे दिया करते थे। ठीक है। सोशल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो सोड क्लोज रिलेशनशिप विद रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो सोशल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें रिलीजन और पॉलिटिक्स का बेसिकली मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, काइंड ऑफ, है ना, काफी क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और क्यों मिलता है वो आप सारी चीजें डिस्कस और समझ गए होंगे जब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुमेध यज्ञ को, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। कॉमन पीपल बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑफ द यज्ञ, और जो कॉमन लोग थे वो कहते थे कि यार तुम तो यार करा रहे हो, यार हमसे पैसा काहे मांग रहे हो भाई, अपना कराओ, हमसे पैसा काहे ले रहे हो, तुमको जो कराना कराओ भाई, तुम पूरी दुनिया में अपने घोड़े छोड़ाओ, हमसे पैसा काहे मांग रहे हो। ये चीज लोग कहा करते थे। और मतलब स्टोरी भी डाला करते थे, शेयर स्टोरी के हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, बट उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं चलता था। प्रीस्ट गेन्ड मोर इंपॉर्टेंस एज द रिचुअल्स वाज इम्पॉसिबल विदाउट देम, कि जो प्रीस्ट थे अब उनकी इज्जत और बढ़ गई। मतलब ये हो गया कि भैया जब तक ये नहीं आएंगे तब तक भैया होगा ही नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सारी चीजें थी वो प्रीस्ट कराएंगे, जो भी मंत्र है वो प्रीस्ट गाएंगे, जो भी हाइम्स है वो प्रीस्ट पढ़ेंगे, उन्हीं को ये सारी चीजें आती थी। तो भैया इनके बिना तो आप यज्ञ कर ही नहीं सकते। तो इनकी इज्जत एकदम सोसाइटी में हो गई कि ऑरा इनका समझो ना इन्फिनिट ऑरा हो गया उस टाइम पे, वो समझ लो। हिस्टोरिकल मेंशंस की अगर बात करें तो हमको ऋग्वेदा में ये देखने को मिलता है, और बाद में जाके हमको ब्राह्मण टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा हूं मैं। पर तो इसको बड़े रूलर्स भी काफी परफॉर्म किया करते थे, जैसे समुद्रगुप्त हो गए, अपने इंपीरियल स्टेटस को दिखाने के लिए, है ना, कि दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े और हमसे बड़ा ना कोई था और ना ही कभी कोई आएगा, इस धरती पे हमसे बड़ा कोई जन्म लिया ही नहीं। ये सारी चीजें दिखाने के लिए करते थे। और ये बेसिकली हमको इलाहाबाद के पिलर्स के इंस्क्रिप्शन पे देखने को मेंशन मिलता है। क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो जो बुद्धिस्ट और जैन थे वो अपोज करते थे, क्योंकि आप किसी जानवर को नहीं मार सकते और ना ही मारना चाहिए, पर आप लोग मारते थे सेक्रीफाइस के नाम पे, है ना, कि ये तो सेक्रीफाइस है, मतलब छोड़ो यार, तुम जानवर को कैसे मार सकते हो।
है ना? सीन एज़ अ वेस्टफुल एंड ऑप्रेसिव सिंस कॉमन पीपल वोर टैक्सेस। और ये थोड़ा वेस्टफुल और ये लगता था कि आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमसे गिफ्ट्स ले रहे हैं। हम कहा हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम कल भी यही थे, आज भी यही हैं। आप बस कह रहे हो कि ये जो राज है वो आपका हो गया। तो बाद में जाके जो अश्वमेध यज्ञ है इसका हमको डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि जो रिलीजन्स इमर्ज हुए वो बेसिकली नॉन वायलेंस वाले थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि एनिमल्स किलिंग हो, वो नहीं चाहते थे कि अहिंसा हो। ये सारी चीजें देखने को मिली है ना, और ये धीरे धीरे मतलब डिक्लाइन देखने को मिला अश्वमेध यज्ञ का। अब की पॉइंट्स फॉर एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पीओबी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्पज जान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल सुपरमेसी चाहिए उसके लिए। हॉर्स बाउंड्रिंग मतलब सिंबल ऑफ एक्सपेंशन, कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वो चीज हमारी हो जाएगी। अगर घोड़ा रुका तो वॉर, नहीं रुका तो आपने अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। परफॉर्म्ड बाय पावरफुल किंग्स। समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र और पुष्यमित्र शुंगा ने भी ये सारी चीजें करी। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अथॉरिटी के लिए ये सारी चीजें किया करते थे। क्रिटिसिज्म हमको इसलिए देखने को मिला क्योंकि एनिमल सेक्रीफाइस हमको यहाँ पे देखने को मिला कि आप एनिमल की किलिंग कर रहे हो ना। वर्डन और पीपल अपोज्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लोगों के ऊपर आप बोझ बन गए। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इसको क्या किया? सपोर्ट नहीं किया। महाजनपद और न्यू रिलीजन्स जब आने लगे उस टाइम पे, तो यहाँ पे हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है अश्वमेध यज्ञ का। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ भी खत्म हो गया। और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं बर्थ ऑफ वर्ण सिस्टम की। वर्ण सिस्टम क्या होता है, चलो जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो वर्ण बेसिकली मतलब होता है कलर और क्लासेस, कि आपकी क्लास क्या है, आपके कलर क्या है, आप किस कलर से हो। मतलब काइंड ऑफ वर्ण का बेसिकली यही मीनिंग होता है कि काम पे लेके बांटा जाता था, बट बाद में जाके ये जैसा आप जन्म लोगे वैसे ही बांटेंगे। बाद में जाके जो चीजें डिवाइड होने लगी वर्थ से रिलेटेड डिवाइड होने लगी, कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, मतलब अगर आप ब्राह्मण से जन्म लिए हैं तभी आप ब्राह्मण हैं, अन्यथा ब्राह्मण नहीं होंगे। तो ये चीजें बाय बर्थ भी हमको बाद में जाके देखने को मिलने लगी। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4 वर्ण थे, और वर्ण वो कौन कौन से थे ये भी जान लीजिए। वर्ण सिस्टम का ओरिजिन हमको कहाँ देखने को मिलता है वो जान लीजिए। तो बेसिकली ऋग्वेदा में हमको एक पुरुष सुक्ता हेम देखने को मिलती है। वहां पे बेसिकली एक पुरुष का बेसिकली स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कॉस्मिक गॉड भी समझ सकते हैं काइंड ऑफ, जिसको ब्रह्म समझ सकते हैं, बट ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म समझ सकते हैं। ठीक है, इसको जरा ये मत समझिएगा ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही, नहीं, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो देखने को मिलता है। और उस पुरुष जो कि एक पुरुष है, बेसिकली कॉस्मिक फिगर है, तो उसके माउथ से जो निकले वो ब्राह्मण से, उसके आर्म्स को डिनोट करते हैं क्षत्रिय से, उसके थाइस को डिनोट करते हैं वैश्य से, और उसके पैर को डिनोट करते हैं शूद्र से। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सोसाइटी 4 वर्डों में डिवाइड थी। और चलो ये भी जान लो कि इनका काम क्या था। जो ब्राह्मण्स क्या करते थे, नॉलेज बेसिकली बांटा करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, टीचिंग किया करते थे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, और रिसीविंग गिफ्ट्स, और इनको पैसा मिला करता था बहुत सारा, क्योंकि इनकी इज्जत थी। और ऑरा प्लस प्लस था, और वो क्यों था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्षत्रियों की बात करें तो ये प्रोटेक्शन करते थे, युद्धों में लड़ा करने जाते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये समझ लीजिए कि राज वगैरह भी यही लोग किया करते थे। और सैक्रिफाइस मतलब ये भी सैक्रिफाइसेस चीजें किया करते थे, है ना। देखना यही लोग तो कराया करते थे, और परफॉर्म कौन करते थे? ब्राह्मण्स करते थे, है ना। तो वेस्ट की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, हाइडिंग किया करते थे, सैक्रिफाइसेस किया करते थे। तो सैक्रिफाइस ठीक से अगर देखो तो ये तीनों लोग कर पा रहे हैं, बट जो लास्ट है ना शूद्र, ये नहीं किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। जो शूद्र हैं इनको यहाँ से मतलब प्रोहिबिट कर दिया जाता था, और इनका जो काम होता था कि आप जो ऊपर वाले 3 वर्ण हैं आप बस इनको सर्विस दीजिए, ठीक है, और आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सोशल डिस्क्रिमिनेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है, अच्छी खासी लेवल पे। ठीक है, अनटचेबल्स ये भाई डिफरेंट है। ये मतलब बाय बर्थ है कि अगर आप इनसे जन्म लिए हो तो आप भी अनटचेबल हो गए। और इसका बेसिकली लोग कहते थे कि आप है ना सोसाइटी को पॉल्यूट कर रहे हो, आप सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हो। ये सारे लोग कहा करते थे। जो गैदरर थे, हंटर थे, हर्डर्स थे, जो बरियल परफॉर्म्स किया करते थे, मतलब जो लोगों को गाड़ा करते थे, तो उन सारे लोगों को इन्होंने बोल दिया कि आप अनटचेबल्स हैं, हम आपको नहीं छुएंगे, है ना, आप अछूत हैं। ये सारी चीजें हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था वो फ्लूइड और फ्लेक्सिबल था थोड़ा सा, है ना, कि पीपल वर रिकग्नाइज मोर बाय स्किल्स एंड वर्क। जो वो काम किया करते थे उससे लोगों को रिकग्नाइज किया जाता था, ना कि इस बात से कि आपने जन्म कहाँ पे लिया है। अ पर्सन कुड चेंज वर्ण इफ ही टुक अप टू द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। कि पुराने टाइम पे अगर आप कोई और काम करने लगे, कोई और ऑक्यूपेशन करने लगे, तो जो आपका वर्ण है वो चेंज हो सकता है, बट अब नहीं। अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, वर्ण सिस्टम इन लेटर वैदिक एज बाद में जाके रिजिड हो गया। क्यों रिजिड हो गया आप समझ गए, हेरिडिटरी था कि अगर आपने जन्म लिया है तभी आप हैं, वरना आप नहीं हैं।
ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय क्लेम्ड हाईएस्ट स्टेटस। जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे इनको हाईएस्ट स्टेटस देखने को मिला और सबसे हाईएस्ट जो देखने को मिला ब्राह्मण्स, और इनको जो अपोज करेंगे अभी क्षत्रिय ही अपोज करेंगे और दो बड़े महान नाम हमको देखने को मिलेंगे, और वो दो महान नाम क्या है जरा कमेंट करके बता दीजिए। वो एकदम सपोर्टर्स की तरह देखे जाने लगा जिसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन इंक्लूडेड रहा करते थे। तो शूद्र थे उनके पास लोएस्ट स्टेटस था, मतलब उनको सारे ना रिचुअल्स में आने दिया करते थे ना उनको एजुकेशन देते थे, और इनको सोसाइटी में सबसे ज्यादा सप्रेस किया जाया करता था। और इनको मतलब ये समझ लीजिए कि जितना भी गलत चीजें हुआ करती थी वो शूद्र के साथ देखने को हमको मिला करती थी उस टाइम पे। तो जो वुमेन्स हुआ करती थी उनको भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले, इनको असेंबलीज में नहीं बुलाया करते थे और उनके पास भी लिमिटेड राइट्स थे, है ना। जो पहले वुमेन्स की कंडीशंस थी अर्ली वैदिक एज में वो बेटर थी ऋग्वैदिक पीरियड में, बस इस टाइम पे नहीं। तो अब हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं वर्णन सिस्टम की। तो जैसा कि आपको पता है हायरार्कल था। हायरार्कल मतलब होता है कि आप एक हायरार्की में बैठे रहते हैं जिसमें कोई चीज़ टॉप पे होती है और कोई चीज़ बॉटम पे होती है। तो जो ब्राह्मण्स थे वो एकदम टॉप पे थे और जो शूद्र थे वो एकदम बॉटम पे थे। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन के अब जो चीज़ें हैं अब वो ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं है, अब वो वर्थ बेस्ड हो गई हैं कि अगर आप ब्राह्मण के घर पे जन्म लिए हैं तभी आप ब्राह्मण होंगे, अगर आप शूद्र के घर पे जन्म लिए हैं तभी आप शूद्र होंगे। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर ऋग्वेदा पढ़ रहे हैं या फिर चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। पुराने टाइम पे जरूर हुआ करता था कि जो आप काम करते थे, जो आपका ऑक्यूपेशन होता था उसके बेसिस पे आपको बताया जाता था कि आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं। बट अब जो हो रहा है वो बस ये हो रहा है कि जहां आपने जन्म लिया वही आपकी कर्ता धर्ता है और वही आपका पूरा जीवन बनेगा। ठीक है। तो रिलीजियस जस्टिफिकेशन की अगर बात करें तो ये जो बेसिकली सारी की सारी चीज़ें वो ब्राह्मण्स मैनेज किया करते थे अपने यज्ञ और अपने रिचुअल्स के चलते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको देखने को मिलती है मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस था वो किनका था, ब्राह्मण्स का। और इस डोमिनेंस को देखते हुए लास्ट मतलब जो थर्ड और फोर्थ थे जैसे शूद्र और वैश्य ये तो परेशान थे ही थे, बट जो बीच बीच में जो क्षत्रिय थे ना सेकंड नंबर पे ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि एक नया रिलीजन ही स्टार्ट कर देंगे, है ना। और अब कमेंट करके बता दीजिए वो रिलीजन कौन सा है। और अब हमको मोबिलिटी भी कम देखने को मिलती थी। अब मुझे कोई कमेंट करके ये बता दो कि अब हमको मोबिलिटी क्यों कम देखने को मिलती थी, लोग क्यों इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए थे एक जगह रहने के लिए, क्या रीजंस रहे होंगे इसके। इम्पैक्ट ऑफ वर्ण सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सोसाइटी डिवाइड हो गई थी एकदम शार्पली। प्रिविलेजेस जो भी मिल रहे थे वो ब्राह्मण्स को मिल रहे थे, नॉलेज तो वो बांटा करते थे, गिफ्ट्स उनको सारे रिसीव हुआ करते थे और नॉलेज भी वो मतलब बांटा करते थे, गिफ्ट्स भी मतलब गिफ्ट्स देते नहीं थे, गिफ्ट्स लेते थे और नॉलेज दिया करते थे। और क्षत्रिय जो क्या करते थे अपनी आर्मी बनाया करते थे, पावर को दिखाया करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया करते थे, इधर से उधर युद्ध किया करते थे। बेसिकली जो युद्ध वाले सारे काम हैं उनसे रिलेटेड कौन किया करते थे, क्षत्रिय किया करते थे। ड्यूटीज की अगर बात करें तो वैश्या से उनको टैक्स देना पड़ता था, शूद्रों को सबको सर्व करना पड़ता था, मतलब आप सबकी सेवा करेंगे। सोशल इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई। जो सोशल इक्वालिटी कल तक ये था कि आप अमीर हम गरीब, अब ये है कि आप शूद्र हम ब्राह्मण, आप क्षत्रिय और आप वैश्य, ये सारी चीज़ें भी बढ़ गई। तो सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई। और जो बाद में जाके बुद्धिज्म और जैनिज्म इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने जो इनइक्वालिटी है वो समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इनको क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप बाय बर्थ कैसे कह सकते हो, जो इंसान ऑक्यूपेशन कर रहा है उसके हिसाब से दीजिए ना, ऐसा तो आप पूरी की पूरी सुपीरियरिटी सिर्फ आपके ब्राह्मण्स को दे देंगे, और जो कि हो भी रहा था। तो ये क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिले। वाई एवरीवन कांट परफॉर्म रिचुअल, सीधी बात है कि सब कोई रिचुअल परफॉर्म क्यों नहीं कर सकता। और ये अनटचेबिलिटी वाली बात जो आई उसको लेके भी लोगों ने विरोध किया कि भाई हम लोग अनटचेबल्स कैसे हो गए, किस बेसिस पे आपने हमको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया, ये सारी चीज़ें भी हुई। क्लास 6 के अकॉर्डिंग जो हमको पढ़ना है वो ये पढ़ना है और ये याद रखना है कि जो 4 वंश थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जाके डिवाइड हुए। पुराने टाइम पे जो चीज़ें देखने को मिलती थी वो जो आप काम करते थे उसके हिसाब से डिवाइड होते थे, और बाद में जाके जहाँ आपने जन्म लिया है वही आपकी पूरी नीति और पूरा जीवन को तय करेगी। ठीक है। और ये जो चीज़ें थी ये सोशल इनइक्वालिटी बढ़ा देती थी। ये देखो कितना प्यारा तीर जा रहा है, मैं बनाना सीखूंगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है। सोर्सेस क्या थे, ऋग्वेदा में हमको पुरुष सूक्त में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेचर क्या था, फ्लेक्सिबल था, बाद में जाकर रिजिड हो गया। फ्लेक्सिबल मतलब ये था कि पहले आप इधर से उधर जो आपका वर्ण है उसको चेंज कर पाते थे अर्ली वैदिक एज में, वैदिक एज में, बट लेटर वैदिक एज में ये सारी चीज़ें कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती है। रिजिड मतलब जिनको आप छेड़ ना सकें या चेंज ना कर सके, काइंड ऑफ। पीरियड ऑफ रिजिडिटी जो है जिसको लेटर वैदिक एज है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिजिडिटी, की यहाँ पे आप धीरे धीरे कठोर हो गई चीज़ें। रिजिड मतलब ये समझो कि आप जिन चीज़ों को चेंज ना कर पाए, जो चीज़ें फ्लेक्सिबल ना हो। ओके। पर्पस क्या था, मेंटेन पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस ऑर्डर। इनका जो पर्पस था वो था कि पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। आप समझ रहे होंगे दोनों चीज़ों का मतलब। क्रिटिसिज्म जो हमको देखने को मिलता है
वो हमको देखने को मिलता है इनइक्वालिटी के बेसिस पे, अपोज बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, को जैनिज्म और बुद्धिज्म भी इसको अपोज करते हैं बाद में जाके, ठीक है। और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को जो फाउंड करते हैं वो कौन थे और क्या वो क्षत्रिय थे, जरा कमेंट करके बताइए। रेलेवेंस की अगर बात करें तो बेसिस ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम इन लेटर सेंचुरीज, कि यहीं से हमको बाद में पता जाके चलता है कि जो लेटर सेंचुरीज हैं वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है ना वो यहीं से निकला हुआ है, ये वर्ण सिस्टम से ही सारी चीज़ें डिवाइड हुई हैं, ठीक है। ये बेसिस था, ये बेस था कि अगर आप 4 चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन 4 चीज़ों को भी 100 चीज़ों में कैसे डिवाइड करें और उनको भी फर्दर 10-15 चीज़ों में कैसे डिवाइड करें, है ना। और फिर उसी का टंका लगाएं, गाड़ियों पे लिखवाएं। मीनिंग क्या होता है जना, और जना मतलब होता है लोग या ट्राइब। अच्छा, हम जनपद की बात कर रहे हैं, पहले आपको बता दें कि अब हम लोग जनपद को डिस्कस करने लगे हैं। तो मीनिंग मतलब होता है जना, और जना मतलब बेसिकली ये होता है, पद मतलब होता है कि जहाँ पे आपके पैर पड़े, जहाँ पे जनों के पैर पड़ेंगे उससे बोलेंगे लैंड ऑफ द ट्राइब, कि जहाँ पे जन्स के पैर पैर मतलब पर पैर पड़े उसको क्या बोलेंगे, जनपद बोलेंगे। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग बस जाएंगे तो उसको जनपद बोलने लगेंगे। उस टाइम पे लोग हट्स पे रहा करते थे, कैटल्स और एनिमल्स की रियरिंग किया करते थे, क्रॉप्स उगाया करते थे। क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, रुको रुको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ जब आप सो रहे होंगे ना रात में और आपको लगेगा कि यार ये थोड़ी एग्जाम में आएगा तो ये आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि जो क्रॉप्स है कौन कौन सी है, वीट, बार्ले, राइस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड। इनमें से कुछ क्रॉप्स थी जो हमको स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिल रही थी, वो कौन कौन सी क्रॉप्स थी, जरा ये कमेंट करके बता दीजिए। पोल्ट्री हमको जो देखने को मिलती है वो PGW देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर पोल्ट्री देखने को मिलती है। और मैं यही कहूँगा कि अगर कभी आपको अंदर से लगे कि यार हमको देखना चाहिए कैसी लगती थी, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। मैंने फिलहाल यहाँ पे फोटोज नहीं लगाई है, ग्रे कलर की हुआ करती थी और उस पर कुछ ग्रामेटिकल आपको पैटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए थे। डेकोरेटेड विद सिंपल लाइन्स एंड पैटर्न, सिंपल लाइन्स और पैटर्न के साथ ही बेसिकली डेकोरेटेड रहती थी, जैसे कि सेम चीज लिखी हुई है। और स्पेशल ओकेजन्स पे यूज होती थी, स्पेशल लोगों के लिए, ठीक है, अच्छे लोगों के लिए। ये नहीं कि अपन लोग को देते फिर रहे हैं, नहीं, वैसे अपन लोग अच्छे अपन लोग को मिल जाएगा। स्लोली सम जनपद एक्सपेंडेड इनटू महाजनपद विगर किंगडम, जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपद में एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब थोड़ी अपनी टेरिटरी को बड़ा कर लेते हैं या खुद को स्ट्रांग बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो महाजनपद बन जाते हैं। राजा हु परफॉर्म सैक्रिफाइसेस रिकॉग्नाइज एज राजा ऑफ दी जनपद, जो कि सैक्रिफाइसेस किया करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यही राजा बाद में जाके वो वाले राजा बन जाएंगे जो जनपद को और महाजनपद को कंट्रोल करेंगे। तो यही लोग थे जो कि जनपद को कंट्रोल कर रहे थे, ओके। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमको कुछ चीज़ें ये पता चलती हैं, उसको देख लीजिए। वो हमको देखने को जो कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं, जैसे पुराना किला दिल्ली में और हस्तिनापुर जो कि हमको मेरठ में देखने को मिलता है, ये भी यूपी में है। और जो अतरंगजी खेरा है ये भी हमको नियर 8 यूपी में देखने को मिलता है। क्या ये तीनों इंपॉर्टेंट है? ये मैं अगर आपसे कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा अपने मन से कि ये तीनों चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हम लोग नहीं भूलेंगे। आपको जब रात को सपना आएगा और आपको लगेगा दुनिया पूरी खत्म होने वाली है और 26 में तो दुनिया वैसे ही खत्म है, तो तब भी इस वाले पॉइंट को मत भूलिएगा, ठीक है। क्या पता है एसएससी का एग्जाम हो जाए, है ना। तो महाजनपद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने बोला था कि आपको महाजनपद को अभी याद नहीं रखना, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको याद रखना होगा। तो अब वो पल, अब वो लम्हा आ चुका है। अब आपको ये स्टेट मतलब वो जो महाजनपद हैं 16, उनको तो जरूर ठीक ही ठीक है, प्लस इनके कैपिटल्स को अपने मन में ऐसा बसा लीजिए ताकि आप कभी भूले ना। जैसे मगध का राजगीर था, बाद में जाके पाटलिपुत्र हुआ। इनके बारे में 5-5 पॉइंट और प्लस ये सारी की सारी कैपिटल्स को आपको लर्न करना है और इनको मैं अगली वीडियो में पूछूंगा। सर आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए और आपको 16 के 16 महाजनपद जैसे जीके सीरीज चला करती थी निमोनिक्स और ट्रिक्स की मदद से याद करा दिए जाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया ऐसा करा जाए तो याद करा दे। और बाकी जो भी जीके सीरीज देखा है मेरी, तो उसको पता होगा कि हाँ चीज़ें भैया याद हो जाती हैं और फिर नहीं भूलते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा जीके सीरीज का प्लेलिस्ट, आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। और ये लोकेशन अगर याद रख पाएँ तो इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि मगध की लोकेशन तो याद रख ही लीजिए। मगध की, अंग की, वत्स की, मत्स्य की, अवंती की, कुरु की, पांचाल की, कौशला की, सारे इंपॉर्टेंट है। कैसे कह दूँ मैं, सच बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट। ये गंधार, कंबोज, ये सब देख रहे हो। अच्छा चलो काउंट करें, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 सुरसेन 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भैया ये तो 14 ही हुए। तो देखो ये अंग हो गया 15 और ये अस्क हो गया 16। बस इनकी आपको कैपिटल्स भी याद रखनी है। और कैपिटल इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये SSCS को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, कि कुछ नहीं होगा तो चलो कैपिटल पूछ ले 16 महाजनपद की, तो याद कर लेना
और हम याद करा देंगे, ये तो गारंटी हम ले रहे हैं आपको। जिस दिन वीडियो बनाएंगे और वीडियो जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं हम लोग महाजनपद की बात करने वाले हैं, और महाजनपद में भी हम देखेंगे कि जो महाजनपद के फीचर्स थे वो क्या थे। फीचर्स मतलब कारीगरी क्या देखने को मिलती है, स्पेशल क्या देखने को मिलता है, वो भी तो हम जानेंगे भाई। टाइम पास के लिए थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं। तो फोर्टिफिकेशन अराउंड सिटी, सिटीज के चारों तरफ हमको फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी देखने को मिलती है, ताकि चीजें स्ट्रांग हो जाए, जो सामने से कोई अगर व्यक्ति हमला करना चाहे तो वो ना कर पाए। ठीक है, जैसे स्टोन की बन गई, कभी वुड की बन गई, कभी ब्रिक की बन गई। वुड मतलब लकड़ी, ब्रिक मतलब गुम्मे, स्टोन मतलब पत्थर। भैया बहुत बेसिक चीजें बता रहे हो, बता देते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है भाई। और ये किस लिए होते थे? डिफेंस के लिए, कि सामने से कोई आक्रमण ना कर पाए। ये होते थे हम दिखाएंगे कि भैया हम कितने बड़े नेता हैं। अगर आपने ब्लू टिक खरीद लिया इंस्टाग्राम पे तो आपको पता चल जाएगा कि आप नेता लोग हैं, है ना। तो वही है, टू शो पावर एंड वेल्थ, दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पावर है और कितना पैसा है, अंधा पैसा। टू कंट्रोल लैंड एंड पीपल, कि उनके पास जितनी भी उनकी जमीन है उसको कंट्रोल कर पाए, उनके लोगों को कंट्रोल कर पाए, अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर ना जा पाए, ऐसा काइंड ऑफ समझ सकते हैं। और लैंड को कंट्रोल कर पाए कि ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारे अंदर आता है, तो इस वजह से फोर्टिफिकेशन करा दिया करते थे। और हाँ, ये टाइम पास के लिए नहीं करते थे, इसमें बढ़िया महीने महीने लगते थे, बहुत सारा पैसा लगता था, बहुत सारे लेबर्स लगते थे, प्लानिंग लगती थी, रिसोर्सेज लगती थी, इंजीनियरिंग लगती थी, टाइम मैनेजमेंट लगता था। इन सारी चीज़ों के बाद ही ये जो फोर्टिफिकेशन है कंप्लीट हुआ करते थे, और जो लगा करते थे भाई, उस टाइम पे समझो माहौल बन जाया करता था, है ना। मजा आता था होगा देख के कि भाई साहब हमारा महल देखो, इतनी बड़ी दीवार कोई आ ही नहीं पा रहा, आदमी उचके उचके पागल हो गया, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा दीवार, है ना। और क्रॉस कर रहा उससे पहले कोई तीर उठा के उसे मार दे रहा। अच्छा लगता है ना। तो यहीं पे कैपिटल सिटी डेवलप्ड हो गई। ठीक है, था कैपिटल सिटी डेवलप्ड। देखो, ये जब जहाँ पे भी ये फोर्टिफिकेशन होता था, बेसिकली ये जो हुआ करता था वो मेन कैपिटल सिटी पे हुआ करता था, कि कैपिटल सिटी पे अटैक ना हो पाए। कैपिटल सिटी में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिलती थी। राजा भी वही बैठते होंगे, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं वो भी वहां से निकलती होंगी, इंपॉर्टेंट लीडर्स भी वही देखने को मतलब मिला करते होंगे। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती हैं? कैपिटल सिटी में देखने को मिलती हैं। और सबकी कैपिटल याद करना इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग आर्मी विद रेगुलर बेसिस, स्टैंडिंग आर्मी मतलब कि हाँ, अब पहला ये नहीं था कि 4 लोग को गांव से बुलाया, अरे आ जाइए भैया लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं था। अब स्टैंडिंग आर्मी देखने को मिल रही है। उनको रेगुलर बेसिस मतलब उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको उनकी तनख्वाह दी जा रही है हर टाइम पे रेगुलर। ये नहीं कि 2 साल के लिए दे दी, अरे तुम तो देश को प्यार करते हो आओ लड़ो आके, ये सब ड्रामे नहीं होते थे। बेसिस उनको दिया करते थे। ठीक है, कभी कभी पंच मार्क जो कॉइन्स होते हैं उनके बिहाफ पे दिया करते थे, कि मतलब ये जो पंच मार्क कॉइन है ये आपकी सैलरी है काइंड ऑफ। ठीक है, जो रूलर की ड्यूटीज थी वो ये थी कि पहली बार तो अय्यासी नहीं कर लो, अपने देश को संभालो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फोर्टिफिकेशन करो, मेंटेन करो आर्मी को, कलेक्शन करो टैक्सेस का। और ये इंपॉर्टेंट बना बाद में जाके, क्योंकि अभी तक जो हम करा रहे थे, क्या करा रहे थे? रिचुअल्स करा रहे थे, लोग आके गिफ्ट दे रहे थे। अब भैया हमको नीड चाहिए, क्योंकि अब हम बना चुके हैं महाजनपद। अब कल को कोई हम पे हमला करेगा तो हम ये तो कहेंगे नहीं भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो। अब हमको एक सोर्स तो चाहिए जहां से हमारे पास पैसा आता रहे, है ना। उस वजह से उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लैंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड को भी, बैटल फॉर लैंड एंड मनी, पैसों के लिए अब लड़ाई होने लगी। जो पहले लड़ाई होती थी किसके लिए होती थी, और जो जिसके लिए लड़ाई होती थी उन चीजों को जब खोजने जाते थे तो उस व्यक्ति को या उस खोज को क्या बोलते थे ये भी बता दीजिए। जो इस क्वेश्चन को समझ पाया वो इसका आंसर इजीली दे पाएगा, जो नहीं समझ पाया उसको जय जय नमन। क्या क्या बोलने लगा हूं मैं। महाजनपद की बात करते हैं, और चलो ठीक है, तो महाजनपद की बात करते हैं। तो महाजनपद में हम लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो हमको एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स देना पड़ता था। और वो जो टैक्स होता था वो 1/6 पार्ट होता था, कि अगर आपने 60 किलो अनाज उगाया है तो आपको 10 किलो देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? भाग। एक भाग दे दो, एक हिस्सा दे दो, है ना, एक पार्ट दे दो, वो चीज़ है। क्राफ्ट्समैन से भैया हर पैसा तो सबसे चाहिए भैया हमको टैक्स का। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे रील चलाते हो तो क्या पैसा नहीं दोगे? आप ऐसा करो कि हमारे अकाउंट के लिए 2 रील बना दो, है ना। ये सारी चीजें थी। क्राफ्ट मतलब इंस्टाग्राम उस टाइम पे नहीं था, है ना, इस बात को भी तो समझिए। क्राफ्टमैन गिव टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर फॉर द किंग, कि जो क्राफ्टमैन थे वो लेबर के फॉर्म में मतलब टैक्स दिया करते थे किंग को, कि कोई चीज बना के दे दी, कोई अच्छी चीज बना के दे दी किंग के लिए, और बढ़िया मुकुट बना के दे दिया, ये सारी चीजें। हर्डर्स जो टैक्स थे वो एनिमल्स पे टैक्स दिया करते थे। कभी कभी बोला कि 4 बकरी सर आप ही ले जाओ सर, टैक्स मतलब इस बार टैक्स नहीं हुआ, ऐसा करो, या 4 बकरी ले जाओ, उनका बढ़िया दूध पियो, मजा आ जाएगा आपको। जो ट्रेडर्स थे वो टैक्स देते थे, जब भी सामान को खरीदते या बेचा करते थे तो उस पर वो टैक्स दिया करते थे, है ना। हंटर और गैदरर को भी टैक्स देना पड़ता था। सप्लाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द किंग, कोई लोग आपसे ये पूछेंगे जो हंटर और गैदरर थे वो कैसे टैक्स देते थे? तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ करते थे वो किंग को ये लोग दे दिया करते थे। लाइक अच्छे वगैरह फल मिल गए, कभी जानवर पकड़ लिया, कभी शेर चीता इन सबको पकड़ लिया तो ये राजा को दे देते थे, और राजा बढ़िया फोटो लगा लेते थे, वो कहते थे ये जो शेर देख रहे हो इसको हम मार के आए थे। ठीक है,
और टैक्स क्यों देते थे? क्योंकि अब जो आपको फोर्ट्स बड़े-बड़े बनाने हैं, फोर्टिफिकेशन करनी है, लोगों को मेंटेन करना है, आर्मी को मेंटेन करनी है, तो हाथों से तो करोगे नहीं। आप इतने इन्फ्लुएंशियल तो उस टाइम पे थे नहीं कि आप अगर बोलेंगे सारे लोग बात सुन लें। नहीं, सुनेंगे तभी तो आप राजा बने हो, वो तो बात मैं समझ रहा हूँ, बट स्टिल आपको पैसा चाहिए होगा, क्योंकि पैसा ही बोलता है और हमेशा पैसा ही बोलता था, है ना? कुछ तो होना चाहिए। मेंटेनिंग बिग आर्मी, आपको बड़ी-बड़ी आर्मीज़ को भी तो कंट्रोल करना है, और उसके लिए ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया जाता था कि वो बेसिकली कलेक्ट कर पाएँ टैक्स को, ओके? अब हम महाजनपद में एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और ये हमारा शायद महाजनपद का लास्ट टॉपिक है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली जो चेंज हुआ, आयरन प्रोज जब से आए उस टाइम से जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अभी तक जो चल रहे थे लकड़ी के फावड़े चल रहे थे, या फिर एक्स मतलब कुल्हाड़ियाँ चल रही थी, बट अब जो चल रही थी वो लोहे की चल रही थी, तो वो ज़्यादा बेटर थी। वो मतलब जंगलों को जल्दी साफ कर देती थी, लोगों को जगह मिल जाती थी, और वहाँ पे फिर वो एग्रीकल्चर कर पाते थे, अपने घर बना पाया करते थे, और फोर्टिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। और आयरन प्रोज के मतलब बहुत फायदे हुए, हमको रैपिड ग्रोथ देखने को मिली जब से आयरन की डिस्कवरी हुई, है ना? तभी तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई। जो अर्ली वैदिक एज था वो था आयरन डिस्कवरी के पहले का, जो लेटर वैदिक एज बना वो आयरन डिस्कवरी के बाद का बना, क्योंकि चेंज रैपिड देखने को मिले, तभी हमको ये वैदिक एज को डिवाइड करना पड़ा, वरना हम करते ही क्यों, है ना? और ये जो है ना ट्रांसप्लांटिंग पैडी, लोगों ने पैडी उगाना शुरू कर दिया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सोइंग देखने को मिल गई, कि अब जो आप बेसिकली नाज जो होता है, या फिर जो आप सीड्स होते हैं, उनको अब आप ऐसे ही नहीं फेंका करते थे, अब आप उनकी सोइंग किया करते थे। मतलब उगाने की एक प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर में, जब आप फार्मिंग करेंगे तो कुछ प्रोसेस होती है, हार्वेस्टिंग होती है, सोइंग होती है, और बहुत सारे होते हैं। मुझे बेसिकली एग्जैक्ट इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो अच्छा, आप लोग हो ना, कमेंट करके बताइए क्या होता है सोइंग, ठीक है? बिल्कुल बताइए। हाँ, जैसे इरिगेशन भी हमें देखने को मिलता है, तो गंगा वैली में इरिगेशन का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी हमें देखने को मिला। प्रॉब्लम्स जो आई वो ये आई कि जो लोगों का यूज़ करते थे, इन्होंने समझा यार ये तो दास है, ये हमारा नौकर है, इसको उठा के पकड़ो, इससे काम कराओ पूरे जंगल-अंगल का, और आज ये पूरे खेत में पानी डालेगा। तो ये लोगों को पसंद नहीं आई ये चीज़ें, है ना? लैंडलेस लेबर्स फोर्स्ड टू वर्क, जिनके पास भैया ज़मीन नहीं है तो वो कहे तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है? वो कहे नहीं है, तो ऐसा करो तो हमारी ज़मीन पे काम करो, है ना? ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती थी, और ये प्रॉब्लम्स आई बाद में जाके। ये फोर्टिफिकेशन है बेसिकली, आप देखेंगे तो, है ना? कि यहाँ पे देखो गुम्मे कितनी बारीकी से लगाए हुए हैं, बस यही है। और ये फ़ोटो वगैरह दी हुई थी, इस वजह से मैंने आपको बता दी। और चीज़ ये है कि आपको ये बताना है फ़ोटो कहाँ की है। एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाएगा ऊपर कि ये फ़ोटो किस जगह की है, तो ज़रा ये कमेंट करके बता दो। और देख के पहचान गए फिर तो भाई तौबा तौबा, बहुत भयंकर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हम लोग बात करेंगे मगध की, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सबसे स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, तो चलो देखें कितना स्ट्रॉन्ग था। खत्म, इतना ही पढ़ना है, मगध के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है। कैपिटल की बात करें तो इसकी राजगीर कैपिटल थी, बाद में जाके पाटलिपुत्र बनी, जो कि आज की प्रेजेंट डे पटना बिहार में है, और मतलब बिहार ही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। वाई मगध बिकेम पावरफुल, मगध पावरफुल क्यों हो गया? क्योंकि वो यहाँ पे किंग पावरफुल थे? नहीं, ये रीजन नहीं था। यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा बेटर थे। यहाँ पे रिवर्स देखने को मिलती है, गंगा और गंगा, तो कभी भी खेती में कोई दिक्कत नहीं हुई। फर्टाइल लैंड देखने को मिली, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिला, वाटर से ट्रांसपोर्ट देखने को मिला, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। फॉरेस्ट थे तो वहाँ पे एलिफेंट जंगल में, मतलब जो जंगली जो हाथी हुआ करते थे उनको बैटल्स में बुला लिया करते थे। टिम्बर फॉर फोर्टिफिकेशन एंड हाउसेज, टिम्बर वहाँ पे उनका अवेलेबल रहता था अगर आपको फोर्टिफिकेशन करना है, फिर घर बनाने उन सारी चीज़ों के लिए। आयरन और माइंस देखने को मिलती थी, जिससे हम लोग वेपन्स और टूल्स बना कर सकते थे, मतलब लोहा वगैरह। स्ट्रॉन्ग रूलर्स हमको यहाँ पे देखने को मिले, बिम्बिसार। मतलब ये है, ये सब अगर होता तब भी अगर कोई बेवकूफ़ व्यक्ति आता तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती, बट यहाँ पे आपको अच्छे लोग देखने को मिले। बिम्बिसार, राजा शत्रु, महापद्मनंदा जैसे भी लोग देखने को मिले। और इन्होंने तो जो बिम्बिसार थे, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस से चीज़ों को बना के रखा, मतलब शादी समझौता करके। और अजात शत्रु थे, उन्होंने भाई पाटलिपुत्र को भी फोर्टिफाइड कराया, बज्जी को हराया, ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं, है ना? जो नंदा डायनेस्टी भाई, उनकी भाई बहुत बड़ी आर्मी थी, और महानंदा और महापद्मनंदन के टाइम पे भी, और महापद्मनंदा के टाइम पे ही ये जो आप देख रहे हैं ना मगध, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक पूरा फैल चुका था, है ना? आर्मी स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जो नंदास थे उनके पास भाई 2 लाख इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवलरी थी, 2,000 कैरियर्स थे, 3,000 हाथी थे, बस। और ये हमको सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है? ग्रीक सोर्सेज से वगैरह पता चलती हैं। अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्फेंट्री क्या होते हैं, कैवलरी क्या होते हैं, कैरियर्स क्या होते हैं, एलिफेंट्स क्या होते हैं? वैसे आपको पता होगा, चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे ये बताना चाहिए था आपको।
कैवलरी मतलब समझ लीजिए कि घुड़सवार, इन्फेंट्री मतलब समझ लीजिए पैदल सैनिक, और कैरियर्स मतलब समझ लीजिए रथ वाले काइंड ऑफ, और एलिफेंट्स मतलब हाथी, है ना। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग को बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि भैया आपने इसको ग्रेट क्यों लिख दिया, हमारी तो फीलिंग्स हर्ट हो गई। अरे था तो था यार, झूठ क्यों बोलते हैं, जो थी तो थी। हिस्ट्री अगर आप ये बात से पढ़ोगे कि भैया हमारे राजा के साथ तो बहुत दुख हुआ और सामने वाले ने गलत किया तो सामने वाला गलत हो गया। अब जो सामने वाले की प्रजा होगी उनको भी तो यही लगेगा कि हमारे राजा गए वहां पे जाके और पूरा कब्जा करके आ गए, तो उनके लिए तो तारीफ की बात है ना। तो हिस्ट्री को कभी इस बेसिस पे मत पढ़ा करो कि हमारे साथ गलत हुआ तो वो राजा गलत था, है ना, क्योंकि आपके राजा ने भी कईयों के साथ गलत किया है। अब मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि हिस्ट्री को फीलिंग्स मत लाया करो यहाँ पे, है ना, थोड़ा लॉजिकल वे में पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है। और बाकी मुझे भी बता दिया करिए अगर मैं कभी फीलिंग से बह के किसी इंसान की ज़्यादा तारीफ कर दूँ तो बता दिया करिए, है ना। अलेक्जेंडर इन्वेजन जो हमको देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, 327 BC के टाइम पे, अराउंड आज से लगभग 2300 साल पहले। और ये कहाँ रहा करते थे, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया नहीं है, मैसेडोनिया है, जो कि कहाँ पे, यूरोप पे। कनकर्ड पर्शिया, इन्होंने पर्शिया को कनकर कर लिया था, पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया को कनकर कर लिया था, और इजिप्ट को भी काफ़ी कनकर कर लिया था। ये जो इंडिया में एंटर करते वो खैबर पास के आसपास एंटर करते और ये रिवर ब्यास तक आ जाते हैं। वहाँ पे ये जो ट्राइब्स ऑफ पंजाब को हरा देते हैं, मैं खैबर पास की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। और जब ये रिवर ब्यास के पास आते तो कहते चलो आगे चलो आगे चलो, ये जो इंडिया है इसको भी कनकर करेंगे। उन्होंने कहा ये सुनो चाचा, हो गया तुम्हारा, इंडिया काहे चले आ रहे हैं, माना कि तुम बहुत बड़े किंग हो, तुम पूरी दुनिया पे हमला करने चले हो, पर इंडिया है वो ऐसे नहीं हो पाएगा। वो क्यों, क्या हाथी देखे हैं, कभी हाथी देखे हैं तुमने, क्या होता है ये, देखो इतना बड़ा आदमी, ये देख रहे हो, वो क्या जानवर, वो क्या, हाँ कह दो हम इनको देख के डर गए, हम इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सीधी बात ये है, आर्मी इसको देख के ये लोग माना जाता है कि लौट के चले गए थे। इन्होंने बोल दिया था कि हम आगे जाके मार्च नहीं करेंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे। और भी रीजन्स थे कि इन्होंने इतने सारे बैटल्स करे थे, वो थक गए थे, पानी वगैरह के भी रीजन्स थे, नदियों कौन क्रॉस करते फिरे, और उसमें जाके नंदा जो डायनेस्टी थी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वहाँ पे एलिफेंट्स देखने को मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और इस वजह से ये मगध को इन्वेड नहीं कर पाए। फियर्ड एलिफेंट्स ऑफ नंदा आर्मी के जो एनिमल्स थे उनसे डर गए। आफ्टर रिटर्न द पावर वैक्यूम हेल्प द मौर्यन एम्पायर राइज। और इनके जब ये वापस चले गए अलेक्जेंडर द ग्रेट, उस टाइम पे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। पावर वैक्यूम मतलब कोई राज नहीं कर रहा, राज कर रहा तो इनस्टेबल थोड़ा राज चल रहा था, और उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर राइज हुआ। वज्जी की अगर बात करें तो वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बात बोल दे गंदी सी, बोल दो सर। तो रात को अगर तुमको नींद आए और तुमको लगे कि भूत आपका पैर पकड़ के ले जाने वाला है, तो एक बार को भूत आपका पैर पकड़ के ले जाए, पर आप ये मत भूलना कि जो बाजी है वो एक रिपब्लिक है जिसमें गना और संगा जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। गना और संगा बेसिकली ये समझो कि जब हम बहुत सारे लोग, एक लोग राज नहीं करता है, और जब बहुत सारे लोग राज करते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मैटर हो गया, कोई दिक्कत हो गई, इन सारी चीज़ों को, तो वो चीज़ें अच्छी चलती हैं। इस पर जाकर भी हम लोग आगे बात करेंगे क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक सिंगल किंग इसको रूल नहीं करता था, काफ़ी सारे रूलर्स रूल करते थे। जो डिसीजंस होते थे वो असेंबलीज में लिए जाते थे, जिनको हम सभा बोलते थे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब गना, गना मतलब ग्रुप, और संघ मतलब एसोसिएशन। तो एक ग्रुप एसोसिएशन हुआ करती थी, आप समझ गए होंगे। तो जो बोमेंस और दास और जो ये कमाकारस थे, ये अच्छा ये क्या था, ये जो कमा माकरस जो भी है, वॉट एवर इट इज, ये होते क्या थे, जरा ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। दासास तो आप समझ गए होंगे, बोमेन भी आप समझ गए होंगे। प्रोबेटेड मतलब आपको पता होगा कि इन लोगों को नहीं आने दिया जाता था, है ना, किसमें, इन एसोसिएशंस में। बाकी सब आते थे पर ये नहीं आते थे, ये 3 लोग, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अर्ली रिपब्लिक इंडिया। और जो बज्जी है जो अर्ली रिपब्लिक का एग्जाम्पल बनी इंडिया में, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग हमको यही देखने को मिली। बुद्धिस्ट एंड महावीरा एसोसिएटेड विद संघास। और जो बुद्धा और जो महावीरा थे, जो बुद्ध और महावीर हैं, ये भी जो संघ से एसोसिएट, मतलब ये भी संघ से रिलेट करते हैं, इस बात को मुझे समझना है। आजाद शत्रु और मगध फाउट अगेंस्ट बज्जी कॉन्फेडरेसी एंड फाइनली डिफीटेड देम। जो आजाद शत्रु थे मगध के, वो बज्जी के अगेंस्ट में लड़ते और फाइनली उनको डिफीट भी कर देते हैं। किसको, बज्जी को। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अश्वमेध जो यज्ञ है, मेजर रिचुअल ऑफ लेटर वैदिक किंग्स टू असर्ट डोमिनेंस। ये बेसिकली जो लेटर वैदिक किंग था उनका डोमिनेंस दिखाने के लिए वो लोग इस यज्ञ को कराया करते थे। वन सिस्टम देख चुके हैं, अर्बन सेंचुरी स्टेट ड्रामे सब देख चुके हैं हम लोग। मॉडर्न एम्पायर फाउंडेड लेटर ये भी देख चुके हैं, ठीक है। बस चैप्टर खत्म हो गया। चलो जो जो उसमें आजाद शत्रु और बज्जी की भी कहानी पढ़ लेते हैं। वाह, वज्ज या वज्ज जो भी पढ़ना चाहें आप। तो ऐसा होता था। अच्छा पहले इसका मेंशन देखो हमें कहाँ देखने को मिलता है। दिस इज द अकाउंट ऑफ द वज्जिस फ्रॉम द दिघा न्यायिका। दिघ न्यायिका या फिर दिघा न्यायिका जो भी इसको बोलते हैं, दिघा न्यायिका।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु और बज्जीस के बारे में जान लेते हैं एक चीज़। तो ये जो हमको मेंशन देखने को मिलता है, हमको दीघा न्यायिका में देखने को मिलता है, जो कि फेमस बुद्धिस्ट बुक है, जो कि बहुत सारी स्पीचेस मतलब कलेक्ट करती है बुद्धा की। देयर वर रिटन डाउन अबाउट, जो कि आज से लगभग 300 साल पहले लिखे गए। तो इसमें होता क्या है कि जो अजातशत्रु हैं वो बोलते हैं कि अरे यार ऐसा करते हैं कि वज्जी को हमको कन्कर करना है, एक बार ऐसा करो, बड़े चाचा, बड़े भैया, बड़े दादा, बड़े भगवान, बड़े परमात्मा जी से पूछ के आइए, कोई एडवाइस लेके आइए कि हम इन चीज़ों को करें कैसे। तो वो जाते हैं गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध जी के पास अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी, ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मिनिस्टर को, जिसका नाम क्या था, वसाकरा, वसाकरा को बुद्ध भगवान के पास भेजा और उनसे बोला कि जो भाई साहब, हम लोग जो वज्जी पे अटैक करना चाहते तो क्या हमको अटैक करना चाहिए, क्या हमको इन सबको पे अटैक करना चाहिए क्या। तो बुद्ध जी जो कहते हैं वो कहते हैं अच्छा ये बताओ, क्या जो वज्जीस वाले लोग हैं वो क्या मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार असेंबलीज करते हैं, फुल असेंबलीज ऐसा कुछ करते तो नहीं है। तो जब उसने सुना कि वो, उन्होंने कहा हाँ हाँ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो वज्जीस अभी तो भाई आप नहीं हरा पाओगे, अगर वो फ्रीक्वेंट मिल रहे हैं, मैटर्स पे बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, गलतियां सुधार रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे डिस्कस करके उन चीज़ों की गलतियां दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो मतलब कुछ समय भूल जाओ, वो बढ़िया प्रॉस्पर करेगा। प्रॉस्पर मतलब बढ़िया अपना जीवन में जिएगा, आप उसको मत करिए कुछ समय के लिए, और क्योंकि वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो अब वज्जी के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या चीज़ें करा करते थे, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध जी बोल देते हैं कि अभी वज्जी प्रॉस्पर करेगा कुछ लंबे समय के लिए, ठीक है। तो दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, कि जब तक वो फुल और पब्लिक असेंबलीज को कंडक्ट करते रहेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मिलते रहेंगे और मतलब मिलेंगे और साथ में काम करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो असेंबली के रूल्स फॉलो करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो स्टैब्लिश रूल है असेंबली में, चाहे वो रूल बनाए गए हो, चाहे वो रूल्स स्टैब्लिश किए हुए, स्टैब्लिश मतलब होता है जो रूल्स बनाए जाए, भले वो असेंबली के लिए बनाया जाए, लोगों के लिए बनाया जाए, अगर उन सबको फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है वहाँ पे। दे रिस्पेक्ट सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और लिसन करते हैं, मतलब सुनते हैं अपने बड़ों की, तो फिर अभी हम उन पर अटैक नहीं कर सकते। बाद में देख लीजिए, वज्जी मूवमेंट वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, जो कि लोकल साइंस वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। साइंस बेसिकली मतलब होते हैं जब आपकी कोई रिलीजियस प्लेस होती है, तो उसकी ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमको टाउन्स और विलेजेस दोनों में देखने को मिलते थे। तो एक बात और ये भी है कि जो वाइस लोग हुआ करते थे, वाइस सेंट हुआ करते थे, ऋषि लोग हुआ करते थे, जो मतलब काफ़ी बुद्धिमान हुआ करते थे, तो उनको बेसिकली अलाउ था कि आप जब भी चाहें छोड़ के जा सकते हो, जब भी चाहें इस देश में रह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी चैप्टर के बारे में। इससे ज़्यादा हमें चैप्टर के बारे में कुछ जानना नहीं है, और आपके पास पूरा 3 सेकंड है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए। 3 2 1 चलो हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखूंगा, तो अभी तो मैंने 2-4 क्वेश्चंस का आंसर लिखे हैं क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे कमेंट में और मैं आपका वेट करूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जनपद। जनपद के बारे में स्टेटमेंट पढ़िए और उनका आंसर बताइए। पीपल लिव्ड इन हट्स एंड रियर्ड कैटल, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात तो सच लग रही है। पेंटेड रेड गेव प्रोटीन पास कॉमन, हाँ ये भी देखने को मिला था। राइस वॉज कम्प्लीटली अननोन टू जनपद, भाई राइस तो बहुत पहले को देखने को मिल गया था, और ये बोल रहे हैं कि राइस के बारे में इनको अभी भी नहीं पता था, तो थर्ड पॉइंट तो गलत हो जाएगा। जनपद लेटर ग्रीव इनटू महाजनपद, जो जनपद थे बाद में जाके महाजनपद बन गए, तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट तो एकदम सही है। वही तो लिखा है 1 2 4 सही है, मतलब टोटल 3 स्टेटमेंट सही है। और जब भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो आपको चारों की नॉलेज होनी चाहिए भाई साहब। अब आप तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो ये वाला बताओ। विद रेफरेंस टू महाजनपद, दे ऑलवेज फॉलोड अ फोर्टिफाइड, दे ऑलवेज हैड अ फोर्टिफाइड कैपिटल, उनके पास फोर्टिफाइड कैपिटल हुआ करती थी, सही बात है। फोर्टिफिकेशन रिक्वायर्स ह्यूज लेबर एंड रिसोर्सेज, ये भी सही बात है। मगध वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमंग देम, मगध सबसे पावरफुल था, ये भी सही बात है। ऑल महाजनपद फॉलोड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, नहीं नहीं नहीं, सारे महाजनपद तो देखने को नहीं मिलते थे। वज्जी हमको स्टार्टिंग में देखने को मिला, बाद में जाके चीजें देखने को मिली होंगी, बट उस टाइम पे तो महाजनपद तो सारे नहीं करा करते थे। तो इसका जो हो जाएगा वो 1 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे, जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं होगा। बस 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप सबका आंसर करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ लीजिए और मुझे बता दीजिए इसमें कितने स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का भी देखो आंसर आपने ऑब्वियस देख लिया होगा, स्टिल मुझे चाहिए रीजंस। फोर्थ देख लीजिए, अभी मैंने आंसर लिखे हैं, आगे आंसर नहीं लिखे, रुको बेटा। 5वें वाले का भी ये देखो आंसर लिखा हुआ है, अब आंसर नहीं लिखे हैं, अब बताओ। लो ये देखो 6 7 8 9, 6 7 8 तीनों क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। अलेक्जेंडर मगध को इन्वेड नहीं कर पाया, हिज आर्मी फियर्ड एलिफेंट्स एंड नंदा डायनेस्टी, क्या नंदा डायनेस्टी से आर्मी डर गई थी? तो बताइए जरा कमेंट करके। दो और ये आपके सामने रहे, और ये इंपॉर्टेंट, इनको कमेंट डाउन तो आपको करना ही है, 5 क्वेश्चंस हैं, इनका कमेंट करके जरूर जाइएगा, वरना आपको घर पे ठंडा पानी पीने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे,
और जो सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही कमेंट में कर देगा। मतलब अगर अलग-अलग कमेंट करोगे तो पिन करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप इन 5 क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में कर देंगे तो मैं पिन कर दूँगा। और ऑब्वियस है और मुझे भरोसा है कि आप सर्च करके आंसर नहीं करेंगे चीज़ों का और आपने चैप्टर को समझा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टीम बीटीएस की तरफ से आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप 365 डेज़ चैलेंज के पार्ट हैं। अगर आप 365 डेज़ चैलेंज के पार्ट हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 365 दिन में हम टोटली अपने आप को पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एकेडमिकली पूरा चेंज कर पाएँ। और वो चैलेंज जो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। डेली मैं आपको कुछ टारगेट्स देता हूँ, टारगेट्स को आपको पूरा करना पड़ता है। वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड टारगेट्स होते हैं जिससे हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस हमारा विदिन 4 और 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा डीप लेवल पे। तो बस इतना ही मुझे बताना था। अगर आप 365 डेज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए और उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में। एक सेकंड ये तो बताना भूल ही गए कि ये हैं आप, और आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना, क्योंकि चीज़ों को वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं थोड़ा बीमार हो गया था तो मैं वीडियो टाइम पे नहीं ला पाया। और हो सकता है इस वीडियो में भी आपको कोई गलतियाँ देखने को मिले, आवाज़ से रिलेटेड, कोई बात से रिलेटेड, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगर वीडियो में कोई गलती की हुई है मैंने या गलती से हो गई है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं मैं आप ही की तरह का एस्पिरेंट हूँ, मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ। तो अगर कोई गलती है तो प्लीज़ कमेंट में पिन कर दिया करिए ताकि मैं उसको नोट्स में करेक्ट कर पाऊँ। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।